अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम डीसी मोटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें उसकी ईएमएफ इक्वेशन आ गई, पावर की इक्वेशन है और टॉर्क और स्पीड की इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल चेक करते हैं। देखिए, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स पैदा होती है। ठीक है, जो मोटर है वो इसी असूल के ऊपर काम करती है। और मोटर का काम क्या होता है कि डीसी जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसको क्या करती है, उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट करती है। और ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं, वो क्या चीज होती है। देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये है कि आप सीधे हाथ को इस तरह खोलें कि आपका जो अंगूठा है, अंगूठा और आपकी पॉइंटिंग फिंगर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। और ये दूसरे वाली जो आपकी फिंगर है, मिडल फिंगर है, इसको बिल्कुल सीधा अपनी तरफ खोलें। ठीक है, इन तीनों का आपस में 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये जो है आपका अंगूठा फोर्स को जाहिर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को आपकी पॉइंटिंग फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को जाहिर करती है। ये फिगर देखिए, इसमें ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है, अंगूठे हाथ को इस तरह खोलना है कि अंगूठा, आपकी पॉइंटिंग फिंगर और दरमियान वाली उंगली जो है आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हो। ये वाला इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है और ये अंगूठा जो है इस बाहर आपकी तरफ निकली उंगली के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, जो कंडक्टर है उसकी करंट जो है इस दरमियान वाली उंगली वाली सिमत में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सीधा सीधा आगे की तरफ जा रहा है, इस उंगली की तरफ है ना, जो पॉइंटिंग फिंगर है उसके साथ जा रहा है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो थंब की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंगूठे वाला हो गया, जो दरमियान वाली उंगली है वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, और जो पॉइंटिंग फिंगर है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर मोटर चलती है ना। अब देखिए, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स पैदा होती है। ठीक है, जब उसके ऊपर फोर्स जो पैदा होती है, F इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। देखो, आई का मतलब क्या है, जो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट है वो, उस करंट का मल्टीप्लाई बाय एल, जो कॉइल की वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, वो लेंथ, और प्लस मल्टीप्लाई बाय बी। बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट होती है वो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही होती है। आई करंट, एल लेंथ, बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। अब देखिए, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इसी तरह जब किसी भी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अक्सर करती है आप इसके ऊपर देखो, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके ऊपर बैक ईएमएफ भी पैदा होती है। ठीक है, बैक ईएमएफ को भी डिटेल से देखते हैं। राइट हैंड रूल देखते हैं। राइट हैंड रूल में आपने क्या करना होता है, आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब जो है इसके साथ आपस में ये क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, राइट हैंड रूल को जनरेटर प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें जो आपका अंगूठा होता है, जो थंब होता है, मोशन ऑफ कंडक्टर को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, कंडक्टर की मूवमेंट को जाहिर कर रहा होता है। जो फोर फिंगर है, या जिसको आप पॉइंटिंग फिंगर भी कहते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रही होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रही होती है। और जो दरमियान वाली उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, ये क्या कर रही होती है, इंड्यूस्ड करंट को जाहिर कर रही होती है। ठीक है, इसको जनरेटर रूल भी कहते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या चीज होती है और इसका एडवांटेज क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, डीसी मोटर में जब एक कंडक्टर करंट कैरिंग फील्ड के अंदर एक कंडक्टर पड़ा होता है तो उसके ऊपर ईएमएफ पैदा होती है ना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, उसके लिहाज से ईएमएफ पैदा होती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा होता है, उसके लिहाज से ईएमएफ पैदा होती है। उस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, EB इज इक्वल टू एन इंटू फाइव इंटू जी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर ए। ठीक है,
P क्या है, नंबर ऑफ पोल पेयर्स है, ठीक है। A क्या है, एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। N नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। नंबर ऑफ उसकी जो स्पीड जा रही है आरपीएम में जा रही है, आप आरपीएम में होती है तो इसलिए इसको 60 से तकसीम कर दिया जाता है ताकि आरपीएस इनके प्रॉपर यूनिट में आ जाएगी। 5 फ्लक्स है, Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो बैक ईएमएफ कैसे पैदा होती है, लेंथ लॉ कहता है कॉज अपनी इफेक्ट की मुखालफत करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आप सप्लाई दे रहे होते हैं उसी के अगेंस्ट जो ईएमएफ पैदा होती है उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, जो कि इंड्यूस्ड होती है ना। अब बैक ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, EB इज इक्वल टू N phi Z डिवाइडेड बाय 60 इंटू P ओवर A। अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो जो टोटल सप्लाई होती है हमारे पास, जो सप्लाई वोल्टेज कर रहे होते हैं, कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहे हैं, कुछ IR ड्रॉप हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर बैक ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करें तो EB इज इक्वल टू V माइनस IAR है, ठीक है। टोटल बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी, जो वोल्टेज में से जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप है वो माइनस कर देंगे तो बाकी जो रह जाएगी वो बैक ईएमएफ रह जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ बैक ईएमएफ चेक करते हैं। डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ के क्या क्या फायदे होते हैं। देखें, बैक ईएमएफ जो होती है वो सप्लाई वोल्टेज को क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज कर रही होती है तो सप्लाई वाले वोल्टेज जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं करंट को, जो कि रोटेशन का जरिया बनती है आर्मेचर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि बैक ईएमएफ की वजह से जो कन्वर्जन होती है डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल पॉसिबल होती है, ठीक है। बैक ईएमएफ में जो मैकेनिकल एनर्जी जो इंड्यूस्ड होती है वो EB इंटू IA होती है, ठीक है, जो बैक ईएमएफ इंटू करंट का प्रोडक्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा I इज इक्वल टू, देखें V जो होता है ना, V इज इक्वल टू EB माइनस EB प्लस IAR है। तो यहां I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू V माइनस EB ओवर R है। तो जो करंट होती है वो बैक ईएमएफ के उल्टे हिसाब से चल रही होती है, ठीक है। जब बैक ईएमएफ ज्यादा होती है तब करंट कम होती है, जब बैक ईएमएफ कम होती है तो करंट क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, अगर सिस्टम के ऊपर लोड ना लगाएं तो सारे वोल्टेज जो होते हैं बैक ईएमएफ में जा रहे होते हैं। अगर लोड इंक्रीज करें तो बैक ईएमएफ डिक्रीज हो जाती है। टार्क की रिक्वायरमेंट, स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से स्पीड क्योंकि एकदम डाउन हो जाती है। इसी तरह अगर लोड इंक्रीज करें तो बैक ईएमएफ कम होने की वजह से करंट ज्यादा मिल जाती है सिस्टम को। तो इस तरह बैक ईएमएफ जो है सिस्टम को सेल्फ रेगुलेट बनाती है। हमारी मोटर जो है अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेती है इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। यही बात वो लिखी हुई है कि अगर नो लोड के ऊपर जो मोटर है उसको थोड़ा टॉर्क चाहिए होता है तो हमारे सारी जो सप्लाई होती है वो क्या जा रही होती है, बैक ईएमएफ में जा रही होती है, ठीक है। जब आप सडन लोड, जब अचानक से लोड अप्लाई करते हैं तो स्पीड ऑफ मोटर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीज हो जाती है तो बैक ईएमएफ भी नीचे चली जाती है। बैक ईएमएफ नीचे चली जाती है तो करंट जो है वो, जो आपका ये वाली करंट की इक्वेशन है, देखें जब बैक ईएमएफ कम हो जाती है तो मोटर को करंट ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है। जब लोड आपका ज्यादा अप्लाई होता है तो मोटर को करंट भी ज्यादा मिल जाती है क्योंकि बैक ईएमएफ डिक्रीज हो जाती है। तो इस सिस्टम को सेल्फ रेगुलेट बनाने में आसानी पैदा करती है। इसी तरह जब मोटर जो है वो सडनली उसकी स्पीड जो है रिड्यूस हो जाती है या लोड कम हो जाता है तो सिस्टम का जो ड्राइविंग टार्क होता है वो ज्यादा हो जाता है लोड टार्क की निस्बत। जब लोड टार्क की निस्बत ज्यादा हो जाता है तो बैक ईएमएफ भी बढ़ जाती है। जब बैक ईएमएफ बन जाती है तो फिर हमारा सिस्टम क्या होता है, सेल्फ रेगुलेट हो जाता है। तो इस तरह बैक ईएमएफ सिस्टम को, हमारे को, मोटर को सेल्फ रेगुलेट करने में आसानी पैदा करती है। अच्छा, मोटर की टाइप्स देखते हैं बेस्ड ऑन एक्साइटेशन, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड होती है या सेपरेटली एक्साइटेड होती है, ठीक है। एक्साइटेशन के लिहाज से दो तरह से होती है, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होती है और एक सेपरेटली एक्साइटेड होती है, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज, शंट हो गया, कंपाउंड हो गया, ये हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई सप्लाई नहीं चाहिए होती। सिस्टम अपना रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म की मदद से चला लेती हैं जी।
सेपरेटली एक्साइटेड में हम क्या करते हैं, एक इलादा से डीसी सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, फील्ड को जब इलादा से डीसी सप्लाई दे देते हैं तो ये मोटर क्या हो जाएगी, सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, इलादा से एक डीसी सप्लाई दे दी। अब जो फील्ड के अंदर जो करंट आ रही होगी वो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V जो आपने सप्लाई दिया हुआ है डिवाइडेड बाय RF। ठीक है, अब आपका जो फ्लक्स जो चल रहा है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF, फील्ड की करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जो फ्लक्स है। सही है। मोटर की पावर इक्वेशंस देखते हैं, इसकी टॉर्क इक्वेशन देखते हैं और टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक है, पावर एंड वोल्टेज इक्वेशन पहले चेक करते हैं। देखें, V इज इक्वल टू EB प्लस IAR होता है। जो टोटल आप वोल्टेज देते हैं सप्लाई में वो कुछ बैक EMF में जाया हो रहते हैं और कुछ रजिस्टर के अंदर ड्रॉप हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइडों से IA को मल्टीप्लाई किया दिया जाए तो V इंटू IA ये बन जाएगा, EB प्लस इंटू IA ये बन जाएगा और ये I स्क्वायर R बन जाएगा। ठीक है, यहां से अगर EB इंटू IA निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू IA माइनस I स्क्वायर R। ठीक है, ये EB इंटू IA क्या है, ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस बाय मोटर। ये जो मैकेनिकल पावर मोटर प्रोड्यूस करती है ये वो है। ठीक है, V इंटू IA क्या चीज है, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, जो मोटर को आप इनपुट दे रहे हैं। I स्क्वायर R क्या है, इसके अंदर लॉसेज हैं, जो कॉपर लॉसेज होते हैं ना। ठीक है, जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप होती है वो इनपुट माइनस VI माइनस क्या होते हैं, लॉसेस। अच्छा, मोटर को केस में जो मोटर को रोटेट करने के लिए मैकेनिकल पावर चाहिए होती है वो क्या होती है, टा इंटू ओमेगा। टा क्या चीज है, टॉर्क है, जिसकी टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, और ओमेगा क्या चीज है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मोटर के केस में कुछ मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस में होती है। ठीक है, मोटर के केस में जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर वो EB इंटू IA होती है। ठीक है, जो पावर प्रोड्यूस हो रही है EB इंटू IA ये क्या किसके इक्वल होती है, V माइनस IA माइनस I स्क्वायर R के इक्वल होती है। ठीक है, ये देखें EB इंटू IA किसके इक्वल है, V माइनस IA माइनस I स्क्वायर R। ये क्या चीज है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप बाय मोटर है। ये वो मैकेनिकल पावर डेवलप बाय मोटर है और ये T क्या चीज है, जो मैकेनिकल पावर चाहिए मोटर को रोटेट करने के लिए। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, EB इंटू IA इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा रेडियंस पर सेकंड में होते हैं ना। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई n क्या चीज है, इसके RPM है, n RPM में होता है तो इसलिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर ये RPS में हो और रेवोल्यूशंस पर सेकंड में हो तो फिर 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। और बैक EMF का क्या फार्मूला होता है, बैक EMF इज इक्वल टू N phi Z P इंटू A डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब EB की ये जो पिछले वाली इक्वेशन देखें, ये वाली, यहां पे EB की वैल्यू डाल दें और साथ में ओमेगा की वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। जब EB की ये वाली वैल्यू डाल दी और ओमेगा की 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60 डाल दी तो ये आ गया। यहां से हम टॉर्क की इक्वेशन निकाल सकते हैं। टॉर्क की कैसे निकालेंगे, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके इसके रेसिप्रोकल लेके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे या उससे डिवाइड कर देंगे, एक ही मतलब है। ठीक है, अब जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, 60 उधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 60 और ये वाला 60 आपस में कट जाएगा। ये 2 पाई n उधर जाके नीचे चला जाएगा, नहीं सॉरी n और n कट जाएगा, नीचे 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, नीचे 2 पाई आ गया और ऊपर वही वाली सारी टर्म आ गई, साथ वही वाली बाकी सारी टर्म। अब ये क्या चीज है, इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये 0.159 P इंटू Z डिवाइडेड बाई A इंटू 5 डॉट A निकला। ठीक है, अब देखें
पी नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक मोटर के लिए कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह कंडक्टर्स भी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स भी किसी एक स्पेसिफिक मोटर के लिए कांस्टेंट होते हैं। चेंज क्या चीज होता है, फ्लक्स चेंज हो रहा होता है और करंट चेंज हो रहा होता है। तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ये वाली P भी कांस्टेंट है, Z भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। चेंज क्या चीज होती है, जो आप सप्लाई दे रहे होते हैं करंट और फ्लक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स इनटू करंट के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो मोटर के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है T is directly proportional to phi dot Ia. T is directly proportional to phi dot Ia. ठीक है, अब फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट के। जो फाई है ये वाला फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट की। जब ये वाला करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फील्ड के करंट के तो यहां IF लिख देते हैं। ठीक है, जब IF लिख देते हैं तो इस केस में अगर आप सीरीज मोटर देखें तो उसमें फील्ड करंट कांस्टेंट होती है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीरीज मोटर में फील्ड करंट क्या होती है Ia के इक्वल होती है, दोनों क्योंकि सेम हो रही होती है ना, एक ही लाइन में घूरी होती है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है। इसी तरह शंट के केस में ये कांस्टेंट होती है तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia होता है। ठीक है, शंट में Ia के इक्वल होता है, सीरीज में क्या होता है I स्क्वायर A के इक्वल होता है, यानी कि करंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट सेम होती है। जबकि शंट मोटर में फील्ड करंट कांस्टेंट होती है तो ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia। स्पीड की इक्वेशन निकालते हैं। देखें बैक ईएमएफ होता है EB इज इक्वल टू NP5 डिवाइडेड बाय 60A। तो जो EB है उसका यहां क्या हिसाब होगा वो देखते हैं। देखें N नंबर ऑफ, N क्या है, इसकी स्पीड RPM में होती है जो चेंज हो रही होती है। P नंबर ऑफ पोल्स हैं जो एक स्पेसिफिक मोटर के लिए कांस्टेंट्स होते हैं। 5 फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। A जो पाथ्स हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं किसी एक स्पेसिफिक मोटर के लिए। तो चेंज क्या चीज होती है, RPM चेंज हो रहे हैं, यानी कि N चेंज हो रहा होता है, 5 जो है फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो यहां इसीलिए लिख दिया EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi डॉट N, ये इसीलिए लिखा हुआ। ठीक है, तो बैक ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है phi इंटू N की, क्योंकि देखें ये यहाँ पे P भी कांस्टेंट है एक स्पेसिफिक मोटर के लिए, Z भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। अब यहां से अगर आप N की वैल्यू निकालें तो phi उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB डिवाइडेड बाय phi, सही है ना। N इज डायरेक्टली EB बाय phi, इधर EB की वैल्यू पुट कर देते हैं। EB किसके इक्वल होता है, V माइनस IARA। तो EB की जगह पुट कर दिया V माइनस IARA। अब जो फ्लक्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट के, तो फ्लक्स की जगह IF लिख दिया। ठीक है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA डिवाइडेड बाय IF। तो जो फील्ड, जो इसकी स्पीड होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, जितने वोल्टेज बढ़ रहे होते हैं उस लिहाज से बढ़ रही होती है। ठीक है, जितनी करंट कम हो रही होती है उस लिहाज से भी बढ़ रही होती है, लेकिन जितनी फील्ड करंट बढ़ रही होती है उसके लिहाज से उसके रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट के अपोजिट चलती है, लेकिन वोल्टेज के उसी डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन। वोल्टेज बढ़ रहे हो तो स्पीड भी इसकी बढ़ेगी। डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और आर्मेचर करंट के स्पीड के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखें y एक्सिस के ऊपर हमने टॉर्क लगा लिया, x एक्सिस के ऊपर आर्मेचर करंट लगा लिया। ठीक है, अब मोटर के केस में एक सीरीज मोटर होती है, सीरीज के सबसे नीचे वाली लाइन देखें, ये सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे। ठीक है, उसके बाद शंट वाली मोटर होती है, ये नीचे से ऊपर से दूसरे वाले देखें, ये शंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरी एक डिफरेंशियली कंपाउंड है जो इन दोनों के दरमियान में आ रही है, जो ऊपर आ रही है, दोनों के सबसे ऊपर आ रही है, वो कम्यूटेटिवली कंपाउंड है। इसी तरह यहां पे देखें स्पीड एंड आर्मेचर करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहां पे डिफरेंशियली कंपाउंड सबसे नीचे है, उसके ऊपर शंट है, उसके ऊपर कम्यूटेटिवली कंपाउंड है और उसके ऊपर सीरीज है।
ठीक है, स्पीड के लिहाज से स्पीड जैसे जैसे करंट बढ़ती है सबसे ज्यादा तेज जो कम होती है वो सीरीज में कम होती है, फिर कम्यूटेटिवली कंपाउंड में, फिर शंट में, फिर डिफरेंशियली कंपाउंड। मैक्सिमम पावर कंडीशन ऑफ डीसी मोटर, मैक्सिमम पावर कंडीशन देखते हैं डीसी मोटर के केस में। पीएम इज इक्वल टू वी माइनस आई आर है, ठीक है। मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रही होती है वो होती है वी इंटू आई ए माइनस आई स्केयर आर, ठीक है। क्योंकि देखें जो आपके टोटल वोल्टेज होते हैं V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए होता है, उसमें से ई बी की वैल्यू निकालें तो ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, दोनों तरफ आई ए मल्टीप्लाई कर दे तो यहां आ जाएगा ई बी इंटू आई ए, यहां वी इंटू आई ए माइनस आई स्क्वायर आर। तो ई बी इंटू आई ए क्या होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप होती है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज लेंगे यानी कि इसको डेरिवेटिव करेंगे, फिर इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और वो जो रूट निकलेगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि वो उसकी पीक वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, करंट के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, आई है, आई का करंट का डेरिवेटिव 1 हो गया, आई स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2IA, ठीक है, 2IA बन गया। अब हमने dp बाय डी जो है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया ताकि हमें मैक्सिमम पावर की कंडीशन मिल जाए, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां से v उस तरफ चला गया, v इज इक्वल टू 2IAR है आज, ठीक है। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो v डिवाइडेड बाय 2 बना, ठीक है। IARA इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2। अब देखें IARA इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2, IARA को हम लिख सकते हैं v माइनस EB, क्योंकि देखें ना v होता है EB प्लस IARA, जो वोल्टेज होते हैं कुछ बैक ईएमएफ में जाहिर होते हैं, कुछ दूसरा आर्मेचर के अंदर ड्रॉप होते हैं। यहां IARA की वैल्यू निकालें तो EB उधर जाके माइनस हो जाएगा तो v माइनस EB आ, v माइनस EB यहां पे आ गया, IARA की जगह पुट कर दिया v माइनस EB, ठीक है। अब EB उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, v बाय 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब v माइनस v बाय 2 बनेगा तो आंसर क्या बनेगा v बाय 2। तो बैक ईएमएफ जो है वो v डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो तब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है इसमें। मतलब जो बैक ईएमएफ है वो जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसके आदी हो तो तब मैक्सिमम पावर होती है ट्रांसफर, इसके केस में डीसी मोटर के केस में बैक ईएमएफ इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो बैक ईएमएफ कितनी हो 50, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है कि बैक ईएमएफ क्या हो उसका हाफ हो, लेकिन देखें जब बैक ईएमएफ उसका हाफ हो तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है 50% हो जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखें बैक ईएमएफ हाफ हो जाती है लेकिन ये कंडीशन प्रैक्टिकली रिलायबल नहीं है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर रिलायज नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे करंट है वो बियॉन्ड नॉर्मल मोटर के केस में होती है, ठीक है। दूसरा इसका मसला ये होता है कि जो एफिशिएंसी है वो चली जाती है 50% से भी कम चली जाती है, ठीक है। तो ये दो मसले होते हैं इस केस में। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।